यस स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डॉक्टर अंबेडकर जी की बारे में बात करेंगे। इस अनटचेबिलिटी से संबंधित जो उनके विचार थे उनके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को हम सभी लोग जानते हैं। हमारे संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक तरीके से संविधान का जो स्वरूप है वो उसको देने में अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और इस दलित समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए? डॉक्टर अंबेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930। डॉक्टर अंबेडकर ने जो महाराष्ट्र का रीजन था वहाँ पर डिप्रेस क्लास के जो लोग थे या जो दलित समाज के लोग थे जिन्होंने 1930 के बाद अपने आप को दलित कहना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपने आप को एसोसिएशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को संगठित करना शुरू किया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन स्टार्ट की और इसमें दलितों को संगठित करना और उनको अपनी मांग उठाने का उत्साह प्रदान किया और उन्होंने जो है अपनी डिमांड्स की। He had a lot of controversy with Mahatma Gandhi of the second round table conference on the question of separate constituencies for Dalit। और उनकी जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो बात थी उसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहते हुए कि हमें राजनीतिक अधिकार तब मिलेंगे जब हमारे लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज कर दी जाए। और ये डिमांड किससे थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड थी, क्योंकि उस समय गांधी जी कोई गवर्नमेंट नहीं थे। ये तो आपस में सभी लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और साथ में समाज के उत्थान के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। दोनों ही काम पैरेलल में एक साथ चलाए जा रहे थे। तो जब बात आई दलितों की तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और ब्रिटिश गवर्नमेंट फट से इसके लिए तैयार होने वाली थी। वो क्यों तैयार होने वाले थे? उनका उद्देश्य ये नहीं था, कहते हैं कि वो भी चाहते थे कि दलितों का उत्थान हो सकता है कहीं किसी एंगल से चाहते हो, लेकिन उससे ज्यादा उनका अपना स्वार्थ निहित था। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या थी? सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी और रिजर्वेशन दो चीजें बिल्कुल सिमिलर सी मिलती हुई नजर आती हैं, लेकिन दोनों में ही डिफरेंट। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब था कि किसी खास वर्ग के लोग ही जब चुनाव, लेजिस्लेटिव के जब चुनाव हो तो किसी खास वर्ग यानी कि खासतौर से दलित वर्ग के जो लोग हैं वो उनका ही प्रतिनिधि होगा और वही लोग उनको वोट डालेंगे। ये मतलब था सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी का। अब ये दलित लोग कोई एक जगह पर भारत में रह रहे थे, पूरे भारत में फैले हुए थे, तो उनके समाज का जो प्रतिनिधि होगा उस प्रतिनिधि के लिए सिर्फ दलित वर्ग के लोग ही वोट डालेंगे। ये बात गांधी जी और कांग्रेस के लोगों को कुछ समस्यापूर्ण नजर आ रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात के संकेत देने शुरू कर दिए थे कि ठीक है हम इस बात को मान लेंगे। बाकी लोगों का विचार था कि अगर ऐसा हुआ तो हम भारतीयों के बीच में दरार हो जाएगी। अभी तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कई बार ये चाल चली कि बंगाल का विभाजन करके हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर दिया था। वो तो खिलाफत मूवमेंट ऐसा आया जिसमें हिंदू मुसलमानों को एकता करने का गांधी जी को मौका मिला, मोहम्मद अली को मौका मिला, शौकत अली जी को मौका मिला और उन्होंने इस तरह की कोशिश की। उस कोशिश का रंग भी आया कि भारतीय स्वतंत्रता है उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला के संघर्ष किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की फूट डालो और राज करो। तो फूट डालने की कोशिश हिंदू और मुस्लिम धर्म में पहले भी कर चुके थे और यही बात आगे भी आप देखेंगे जब मुस्लिम लीग हो गई तो वो भी इसी तरह की डिमांड करने वाली है और ब्रिटिश जो है उसको भी बहुत जल्दी मानने वाले हैं। तो वहां तो उनको बिल्कुल सफलता नजर आ रही थी कि हिंदू मुस्लिम को हम अलग अलग करने में सफल हो गए, अब हमारा राज्य आसानी से चलेगा। अब नेक्स्ट टारगेट उनका ये जो ऑर्गेनाइज हो रहे थे सारे देश के लोग, तो इनमें संख्या ज्यादा होने की वजह से इनको कैसे तोड़ा जाए, तो वो बात उनको गांधी जी को और दूसरे कांग्रेस के लीडर्स को समझ में आ रही थी। लेकिन अंबेडकर जी भी गलत नहीं थे, वो भी दलितों की जो स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग उनको सम्मान दिलाना चाहते थे और ये एक तरीका उनको नजर आ रहा था। तो दोनों की ही मांग अपनी अपनी जगह ठीक थी। अब ये निश्चय करना था कि
ये समाज की बात तो ठीक है, लेकिन फिर देश के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसा ना हो कि भविष्य में देश इस बात पे बंटना शुरू हो जाए। अभी तो धर्म के नाम पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारे होने की भूमिका बन रही थी, अब कहीं भारतीयों के बीच में बंटवारे की बात या ये दूरी न बन जाए, इसलिए गांधी जी के साथ इस बारे में जो अम्बेडकर जी थे उनका बड़ा विवाद हुआ। ही हैड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी विद महात्मा गांधी एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें अम्बेडकर जी को भी बुलाया गया था, महात्मा गांधी को भी इरविन पैक्ट के तहत बुलाया गया था, मुस्लिम लीग को भी बुलाया गया था, और ये सब अपनी अपनी अलग अलग डिमांड रखने वाले थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में यही चाहती थी कि वहाँ बैठ के समाज को बांट दिया जाए, ब्रिटिश का शासन आसानी से चलेगा। When the British government accepted Ambedkar's demand, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर जी की इस डिमांड को स्वीकार कर लिया, गांधी जी सेट ऑन फास्ट अनटू डेथ, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। अम्बेडकर जी से बात हुई, अम्बेडकर जी को बहुत समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब अम्बेडकर जी अपनी इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो गांधी जी ने आमरण अनशन की बात कह दी कि जब तक आप, यानी कि अम्बेडकर जी, जब तक आप ये सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात जो ब्रिटिशर से आप ले रहे हैं इसको मानना छोड़ दीजिए। बाद में काफी विचार हुआ। इवेंचुअली अम्बेडकर एक्सेप्टेड गांधीज ओपिनियन एंड साइंड द पूना पैक्ट इन सितंबर 1932, और अम्बेडकर जी ने उनकी बात को समझा और 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं, जिसमें अम्बेडकर जी ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांग को छोड़ दिया। बदले में उसके लिए दिस गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाद में ये हल निकला कि ठीक है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड हम छोड़ देते हैं, लेकिन रिजर्व सीट, तो इस पे कांग्रेस और गांधी जी तैयार हुए कि हाँ ये बात ठीक है कि आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो रिजर्व कर दी जाएगी, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ दलित समाज के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं या प्रतिनिधि बन सकते हैं, और लेकिन सभी समाज के लोग वहां पर वोट देंगे। वो व्यवस्था आज भी है। आज भी आप देख रहे हैं कि लोकसभा या विधानसभा में कई सारी सीट जो है रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, तो वो रिजर्वेशन इसका हल निकाला है। तो ये बात मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बस कुछ ही टॉपिक रह गए आपके इस चैप्टर को फिनिश होने में। इसके बाद फिर मज़ा आएगा हम लोगों को रिवीजन करने में, रिवाइज जब हम लोग करेंगे तो उसको करने में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और किन किन पॉइंट्स को अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है जिनको आप भूल चुके हैं उनको भी एक एक बार रिवाइज करेंगे, तो धीरे धीरे ये सारी बातें आपको याद आती जाएंगी और आपको यह याद आ जाएगा कि क्वेश्चंस में किन किन बातों को आपको जिक्र करना है, लिखना है, और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन को पहचानना कि किस क्वेश्चन में किस किस चीज़ का जिक्र करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।